हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष या कमियां बताएं। वीकनेसेस ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। जो भारत में चुनाव प्रणाली कार्य कर रही है उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या उसके अवगुण हैं, उसके फॉल्ट हैं, उसके वीकनेसेस हैं जिनकी वजह से उसकी आलोचना होती है और जिन कमियों को सरकारों के द्वारा सुधारा जाना चाहिए। जो भी चुनावों को जिस टाइम पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये जो व्यवस्था भारत में काम कर रही है, तो इसमें ये गंभीर कमियां हैं। तो कमियों के विषय में हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ओके। भारतीय चुनाव प्रणाली का जो पहला दोष है, जो पहली कमी है, फर्स्ट वीकनेसेस इज चुनावों में धन की बढ़ती भूमिका। देखिए, हम लोग या सोसाइटी में जिस तरह की थिंकिंग है पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, इलेक्शन के रिगार्डिंग, जो गरीब व्यक्ति है पॉलिटिक्स उसके बस की बात नहीं है। ये एक जनरल सी एक थिंकिंग है। अब ये थिंकिंग वैसे ही गैर तथ्यात्मक तरीके से डेवलप नहीं हुई है। इसके पीछे वैलिड रीजंस हैं, सॉलिड ग्राउंड है एक, कि जो पैसे वाले लोग हैं पॉलिटिक्स में वही आगे बढ़ते हैं, वही उन्हीं को टिकट मिलती है, उन्हीं को पार्टियों में जगह मिलती है, अहम जो पद होते हैं उन्हीं के लिए होते हैं। और यदि को टिकट मिल जाती है तो पैसे, बिना पैसे के वो फिर इलेक्शन जीत भी नहीं सकते हैं। और एक इलेक्शन के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन के जो एक्सपेंडिचर लिमिट्स हैं एवरी इलेक्शंस के लिए, वो लगातार इंक्रीज हो रही है। यदि हम लोग एट प्रेजेंट की बात करें तो संसद के एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट बड़े राज्यों में 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। ये वैलिड लिमिट है, ये एक किस्म से ऑफिशियल लिमिट है, एक्सपेंडिचर लिमिट बाई इलेक्शन कमीशन है। छोटे राज्यों में संसद के इलेक्शन में कैंडिडेट आधिकारिक तौर पर 54 लाख रुपए खर्च कर सकता है। यानी उसके ऊपर फिर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता, उसकी डिटेल्स वगैरह उसको जरूर देनी होगी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यदि विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो जो बड़े राज्य हैं वहाँ पे 28 लाख रुपए एक कैंडिडेट, एक एमएलए खर्च कर सकता है इलेक्शन के ऊपर। 20 लाख रुपए छोटे राज्यों में खर्च किए जा सकते हैं। लेकिन एक ये भी जाहिर सी बात है कि इतने राज्यों, इतने पैसों में वर्तमान हालात में, वर्तमान समय में इलेक्शन नहीं जीते जा सकते हैं। कोई रेयरली कोई इस तरह का कोई हो सकता है, अदरवाइज करोड़ों रुपए एक इलेक्शन में पैसा जो वो पानी की तरह बहाया जाता है। अब उसमें जो प्रचार है उसके ऊपर पैसा खर्च होता है। जो सामने वाला कैंडिडेट है, किसी जो मीडियम लेवल के कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनको बैठाने के लिए, उनके साथ जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, सेटिंग करने के लिए पैसे का यूज होता है। टिकट खरीदी जाती हैं, वोट खरीदे जाते हैं, शराब बांटी जाती है, जो भी ये इस तरह का खर्चा होता है ये बिना पैसे के होना इम्पॉसिबल है। तो वर्तमान में सबसे बड़ा जो एक फॉल्ट है भारत में इलेक्शनों के, इलेक्शन सिस्टम को लेकर के, जो दुरुस्त किया जाना चाहिए, वो है धन की बढ़ती हुई भूमिका। पैसे के बल पे ही सारी चीजें हो रही। तो पहली कमी क्या है? धन की बढ़ती हुई भूमिका। नेक्स्ट पॉइंट है जाति और धर्म के नाम पर। देखिए, ये भी ट्रेडिशनल फैक्टर है इंडियन पॉलिटिक्स का। और भारतीय राजनीति में परंपरागत कारणों में दो ही सबसे बड़े फैक्टर हैं, जाति और धर्म। जब भी इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन से ठीक पहले इस तरह का एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है कि जो बड़ी बड़ी मेजर जो कास्ट हैं, जो कम्युनिटीज हैं, जो रिलीजन हैं, तो वहाँ से अलग अलग जो हो उम्मीदवारी की बात उठने लग जाती है। या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं खुश करने के लिए, उनके वोट लेने के लिए उनके फेवरेबल चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जो वो जाति और धर्म है तो वोट डाल सके। अभी जो वोटिंग बिहेवियर को जिस टाइम पे भी मतदान व्यवहार को परखा जाता है, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो वोटिंग होती है वो जाति और धर्म के इन्फ्लुएंस के बेस पर ही होती है। और जो टिकट वितरण की जो प्रक्रिया है, टिकट वितरण में भी कास्ट और रिलीजन एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। जहाँ पर जिस संसदीय क्षेत्र में, जिस विधानसभा क्षेत्र में या फिर और इलेक्शन होते हैं, उन इलेक्शनों में जिस कास्ट की, जिस रिलीजन की जो मेजोरिटी वहाँ पर होती है,
जनसंख्या ज़्यादा वहाँ पर जिस जाति की, जिस धर्म की होती है, उसी के फेवरेबल कैंडिडेट को टिकट देने की कोशिश रहती है, ताकि वो इलेक्शन में बढ़िया फाइट कर सके और जीतने की स्थिति तक पहुँच सके। तो ये जो और जो इलेक्शन के बाद में जो होने के बाद जो एक एनालिसिस रहता है, जो विजयी होता है, जो हारता है, उसमें भी एक फैक्टर कास्ट और रिलीजन ही रहते हैं कि किस कास्ट ने किसको वोट दिया है, किसको नहीं दिया है, कैसे जो इस बार उन लोग वोटिंग नहीं करी है। तो यानी एक इलेक्शन जो पूरा प्रोसेस है हमारे पर, इलेक्शन जो पूरा सिस्टम है, जो प्रणाली है हमारी, जाति और धर्म सबसे ज़्यादा जो राजनेता है वो कर इसका प्रयोग करते हैं, और चुनावों में जो आपसी जो वैर भाव की स्थिति है, जो भी जैसे विभाजनकारी जो राजनीति है, वो जाति और धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती है, और इन्हीं से वोट लेने की जो हो एक कवायद रहती है। नेक्स्ट जो कमी है भारतीय चुनाव प्रणाली की, वो मतदाता सूचियों में लापरवाही, यानी जो वोटर लिस्ट है उसमें नेग्लिजेंसी रहती है, उसमें बहुत सारी कमियां छोड़ी जाती हैं। जिन व्यक्तियों की डेथ हो चुकी है उनके नाम नहीं काटे जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। नए व्यक्तियों के नाम गलत तरीके से ऐड किए जाते हैं, उनके वार्ड चेंज कर दिए जाते हैं, एक बड़ी संख्या में स्किप कर दिए जाते हैं वोटर्स के जो नाम है वोटर लिस्ट में से। तो ये जो ये पीछे भी देखने में आया, जब सुबह के इलेक्शन हुए तो उसमें मुंबई का एक एरिया था पूरा, पूरी कॉलोनी के नाम ही वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे। तो ये एक इस तरह की जो मेजर जो मिस्टेक्स हैं वोटर लिस्ट में रहती हैं, जिसकी वजह से जो चुनावों का जो पूरा एक निष्पक्षता है, चुनावों का की जो पूरा औचित्य है चुनावों का, वो प्रभावित होता है। ओके, नेक्स्ट कमी इसमें है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग स्वाभाविक तौर पर जो सत्ताधारी दल है उसके द्वारा ज़्यादा किया जाता है, और सत्ताधारी दल में जैसे जो भी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, मंत्री हैं, चुनावों से पहले जो है वो उनको इस तरह से आश्वासन देने का प्रयास करते हैं, कोई पब्लिक कोई रिजर्वेशन टाइप, मान लो जैसे उनको रियायत देने की कोशिश करते हैं, कोई जो कर्जे माफ वगैरह की स्थितियां रहती हैं, यानी प्रलोभन दिया जाता है, जिससे जो भी जो वो सरकारी पद के ऊपर होते हैं तो उसका वो यूज करके वोट लेने की जो प्रोसेस है उसमें वो शामिल होना चाहते हैं कि कैसे भी करके उस प्रलोभन की वजह से, क्योंकि वो सरकारी पद के ऊपर है, तो ये सुविधा यदि हम लोग लोगों को दे देंगे तो लोग आने वाले इलेक्शन में जो हो हमारे को वोट कर देंगे। पर ये भी होता है कि बजट जो होता है, अब तो क्योंकि एक ही बजट आने लग गया, पहले रेलवे का बजट और वो ज़्यादा आता था, तो उन्हीं राज्यों के ऊपर ज़्यादा फोकस होता था जहाँ पे इलेक्शन आ रहा होता था बहुत बार। तो ये जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है, इसके अलावा सरकारी गाड़ियों का यूज होता है, सरकारी ज़मीन का यूज किया जा सकता है, ऑफिसेज का यूज किया जा सकता है, यूज का यूज किया जा सकता है। तो ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भी हमारे यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मतों के अनुपात में सीटों में अंतर। यानी किसी पार्टी को, जो पार्टी जिसने चुनाव लड़ा है उसको जितनी सीटें मिली हैं और उसको जितने परसेंट में वोट मिला है, उसका मार्जिन जो हो कई बार इस तरह का होता है कि हास्यास्पद सा लगता है। यदि हम लोग 13वीं लोकसभा के इलेक्शन की बात करें तो उस इलेक्शन में यदि बीजेपी को जो टोटल जो सीटें मिली वो 182 सीटें मिली, 182 सीटें मिली। उनकी जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 23% जो हो होता है, लेकिन उसके बदले में कांग्रेस को केवल 114 सीटें मिलती हैं, और उनको जो वोट परसेंटेज है वो 28% उनकी है। यानी बीजेपी की वोट परसेंटेज, जो बहुमत वाला दल था उससे ज़्यादा वोट परसेंटेज किसकी रही, कांग्रेस पार्टी की रही। तो ये जो मार्जिन है सीटों के बीच में, ये बड़ा एक किस्म से ये गलत सी एक चीज़ लगती है कि किसी हिसाब से कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमने ये कैसी व्यवस्था अपना रखी है कि जो परसेंटेज है वोट की वो ज़्यादा है लेकिन सीटों की संख्या कम होती है। तो ये एक कमी के तौर पे कहा जाता है, और एक टेक्निकल कमी कह लीजिए आप, एक आधिकारिक कमी कह लीजिए। नेक्स्ट है एक मतदाताओं की अनुपस्थिति। इसमें जो वोटिंग प्रोसेस है, वोटिंग की जो परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज हालांकि इंक्रीज हुई है लेकिन इतनी इंक्रीज नहीं हो पा रही है। यदि 16वीं लोकसभा इलेक्शन जो 2014 में हुई की हम लोग बात करें तो 66% लोगों ने वोट किया। जो 17वीं लोकसभा के इलेक्शन 2019 में हुए
67% वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया। अब इसमें यानी ये आप लगाइए 33% अब भी ऐसे रह गए हैं जो वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं ले रहे, जिन्होंने वोट बनवा तो लिए हैं लेकिन वो वोट डालने के लिए नहीं आते हैं। इलेक्शन कमीशन, सामाजिक संगठनों के द्वारा, राजनीतिक जो भी सुधार के संगठन हैं उनके द्वारा प्रयास बहुत किए जाते हैं, तरीके से लोगों को अवेयर किया जाता है, उनको उत्साहित किया जाता है, इस तरह की स्कीम्स, इस तरह की कैंपेनिंग चलती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, जब इतनी एजुकेशन बढ़ गई है, इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया है, इतनी समझ लोगों की विकसित हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी 33% लोग ऐसे हैं जो वोटिंग डालने के लिए आ ही नहीं रहे हैं। तो ये मतदाताओं की अनुपस्थिति भी एक बड़ी कमी है। नेक्स्ट इसमें आता है राजनीति का अपराधीकरण। इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट कही जाती है कि राजनीति का तो अपराधीकरण हो और अपराधों का राजनीतिकरण हो, यानी राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अब ये जो संख्या है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं पार्टियों की तरफ से, जिन पे कोई ना कोई मुकदमा होता है। अब ऐसे जो नुमाइंदे यदि राजनीतिक दल जो चुनाव में खड़े कर रहे हैं में से फिर वो जीत जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में फिर आपराधिक जो प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ती हैं, तो आपराधिक राजनीति को बढ़ावा मिलता है। यदि हम लोग डाटा की बात करें तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो सांसदों की तरफ से जो एक किस्म से नॉमिनेशन पेपर फाइल करते टाइम पे जो एफिडेविट दिए जाते हैं, क्रिमिनल जो उनकी स्टेटस होता है, रिकॉर्ड के क्रिमिनल रिकॉर्ड का जो स्टेटस होता है, उसके बेस पे आकलन करती है एडीआर, और डाटा जो है वो ऑनलाइन जो है वो प्रकाशित करते हैं। तो इसमें यदि 16वीं लोकसभा की हम लोग बात करें तो 34% एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे। 34% लोकसभा के सदस्य। 17वीं लोकसभा के सदस्यों में ये संख्या और बढ़ रही है। 43% जो लोकसभा के जो एमपी हैं, 233 एमपी यानी ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और इनमें से सीरियस ऑफेंस है 29% पर। 29% लोकसभा के सदस्य, वर्तमान जो 17वीं लोकसभा है 2019 में जिसके इलेक्शन हुए, इसमें 29% सीरियस ऑफेंस के एमपी हैं, यानी ऐसे एमपी हैं जिन पे गंभीर मामले दर्ज हैं। हत्या, डकैती, लूटमार, अपहरण, ये इस टाइप की जो मुकदमे हैं वो उनके ऊपर दर्ज हैं, और वो लोकसभा के एमपी हैं। तो अपराधों का देखिए आप किसी हिसाब से राजनीति में अपराधों की भूमिका बढ़ रही है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दिल्ली को बहुत, क्योंकि ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल हैं, बढ़िया हैं, जो अलग तरीके की राजनीति करते हैं, लेकिन ईमानदार पॉलिटिक्स का एक मान लो एक टैग उनके ऊपर था। तो वो देखिए आप दिल्ली का जो इलेक्शन हुआ 2020 में, जनरल असेंबली जो असेंबली का इलेक्शन होता है, 53% जो दिल्ली के जो पी हैं उन पे आपराधिक मामले दर्ज है। 53%, ये मेजोरिटी से भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो डाटा है ये चौंकाने वाले डाटा है किस्म से। तो राजनीति में अपराधों का किस हिसाब से लगाओ कि आप एक समन्वय, ठीक है, एक उनकी जो सक्रियता है वो। नेक्स्ट है अधिक चुनाव प्रत्याशी, यानी जो इलेक्शन प्रोसेस है भारत में, उस प्रोसेस की एक कमी ये भी है कि कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है। कैंडिडेट्स की अब क्योंकि ये भी आएगा कि हमारे यहाँ तो डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो जिसका मन करे चुनाव लड़ सकता है। उसमें मान्यता प्राप्त पार्टियों के कैंडिडेट रहते हैं, उसमें गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कैंडिडेट रहते हैं, पंजीकृत राजनीतिक दलों के कैंडिडेट रहते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शंस। सो तो हमें इसके ऊपर ऐतराज़ क्यों है? ऐतराज़ इस वजह से है कि जब भी कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, प्रत्याशियों की, उम्मीदवारों की जो संख्या है, जब ज़्यादा संख्या में हो जाती है तो वोट बंटने की स्थिति ज़्यादा हो जाती है, यानी वोट बंट जाते हैं। फिर अगर ज़्यादा कैंडिडेट एक सीट के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो वोट बंटने की स्थिति में जो जिसको कम वोट मिलते हैं, बहुत कम वोट मिलने वाले को जो है वो विजयी माना जाता है। ये हमारे यहाँ पर परिणाम जो साधारण बहुमत के हिसाब से निकाले जाते हैं। 67% मैंने आपको रेशो डाटा बता दिया कि संसद के आम चुनाव में इतनी वोटिंग होती है, इसी हिसाब की वोटिंग रहती है। तो
उसमें जो कम वोट लेकर भी जो सदस्य होते हैं, और कि जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा उसके वोट होते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो उसके वोट बहुत ही कम होते हैं, तो वो विजयी हो सकता है। तो इसकी बहुत सारी और इसमें अरेंजमेंट करने में भी दिक्कत आती है। जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव प्रक्रिया के संचालन में भी कैंडिडेट्स की संख्या अधिक होने के ऊपर ईवीएम को एक्स्ट्रा एडिशनल ईवीएम आपको लगानी पड़ती है, के लिए अलग से आपको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, अलग से चुनाव पोलिंग जो ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति करनी पड़ती है। सारे जो अरेंजमेंट होते हैं वो अलग तरीके से उनको करने पड़ते हैं, तो उनका जो बर्डन होता है इलेक्शन कमीशन के जो कर्मचारियों का, वो भी बढ़ जाता है। तो इसका ये भी लॉस है। और यदि हम लोग एक डाटा देखें अधिक चुनाव प्रत्याशियों का, तो 15वीं लोकसभा में 8070 प्रत्याशी थे, 16वीं लोकसभा में टोटल 8251 प्रत्याशी थे, और 17वीं लोकसभा में हालांकि डाउन आए हैं लेकिन 8000 से नीचे नहीं है, 8040 जो वो प्रत्याशी थे। तो ये जो प्रत्याशी हैं, हालांकि थोड़ा बहुत कमी तो इसमें आई है, लेकिन फिर भी एक अरेंजमेंट करने में और जो रिजल्ट की जो प्रक्रिया रहती है उसको प्रभावित करने में इनका एक रोल है, तो ये भी एक कमी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने की व्यवस्था नहीं, यानी इंडिया में जो राइट टू पोल का प्रोविजन नहीं है। राइट टू रिकॉल का मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे एमपी को 5 साल के लिए चुनते हैं, एमएलए को हम लोग 5 साल के लिए चुनते हैं। मान लो हमें 2 साल में, 3 साल में ये लग गया कि हमसे गलती हो गई है, हमने गलत कैंडिडेट का चुनाव कर लिया है, तो हम उसको वापस नहीं बुला सकते। स्विट्जरलैंड में इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे मैं ये बता दूं डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो राइट टू रिकॉल की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि अभी वर्तमान में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से ऐसी डिमांड्स जो है वो ज़रूर की जा रही है कि राइट टू रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए, और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यदि आपने रियलिटी में करने हैं तो इसमें राइट टू रिकॉल का प्रोविजन तो आपको देना चाहिए, यानी प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। यदि उनको लगता है कि उनसे गलत कैंडिडेट का इलेक्शन हो गया है, तो उसको वापिस बुलाया जाना चाहिए, और नए कैंडिडेट को उसकी जगह पे, नए प्रतिनिधि को उसकी जगह पे, नए डेलीगेट जो हो संसद या विधानसभाओं में भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक ये भी एक कमी है। नेक्स्ट जो भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष या कमी है, वो है अत्यधिक राजनीतिक दल। देखिए पार्टियों की जो संख्या है वो भी ज़्यादा हो रही है। अगर हम लोग 17वीं लोकसभा का डाटा देखें तो टोटल 2293 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी, मीन्स पंजीकृत राजनीतिक दल थे चुनाव आयोग के पास। और ये उस स्थिति की मैं बता दूं आपको, जब उससे पहले चुनाव आयोग भी एक वो प्रोसेस भी कर चुका था कि जो इस तरह की पार्टीज थी जिन्होंने मान्यता, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवा रखा था, लेकिन ना कोई वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी, ना उनके कहीं ऑफिस वगैरह थे, तो उसकी जांच करी गई तो बहुत सारी पार्टियों को एक किस्म से रिमूव कर दिया उस लिस्ट से, जो पंजीकृत पार्टियों वाली लिस्ट थी। लेकिन उसके बावजूद भी 2293 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो पार्टियों की संख्या यदि बढ़ रही है तो इससे भी, अब क्योंकि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, भारत में टू पार्टी सिस्टम नहीं है, सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई भी अपना राजनीतिक दल बना सकता है, कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन इसकी वजह से अरेंजमेंट करने में इलेक्शन कमीशन को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसकी वजह से जो पब्लिक है उसको भी एक विकल्प जो हो, ज़्यादा विकल्प तो मिल जाते हैं लेकिन कहीं एक्सेस में ही विकल्प मिल जाते हैं, फिर उनसे गलतियां भी होती हैं। ऐसे कैंडिडेट भी जीत जाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता है। तो एक किस्म से जो ज़्यादा अगर पार्टियां होती हैं तो पब्लिक भी उसमें परेशान ज़्यादा रहती है, चुनाव आयोग परेशान रहती है। तो एक लिमिटेड जो संख्या है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो अत्यधिक राजनीतिक दल है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है प्रत्याशियों की अधिकतम आयु की सीमा नहीं, यानी मैक्सिमम एज लिमिट का प्रोविजन नहीं है जो होना चाहिए। जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है तो ये वर्तमान में ये है। जब हम लोग हमारे पॉलिटिशियंस को किसी अदर कंट्री के पॉलिटिशियंस के साथ कंपैरिजन हम करते हैं, तो मोस्टली कंट्रियों में यंग जो पॉलिटिशियंस वो मिलते हैं। वहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी जो मिलते हैं, मंत्री भी जो मिलते हैं, बड़े हेल्दी होते हैं, वो की जो एज होती है वो बड़ी कम होती है। हमारे यहाँ पर जो बुजुर्ग जो नेता है
बड़े अनुभवी जो राजनेता हैं वो ज़्यादा है। तो एक किस्म से ये कहा जाता है कि इलेक्शन लड़ने के ऊपर कहीं न कहीं तो कोई लिमिट होनी चाहिए एज की भी। एज का भी एक कोई न कोई ऐसा ट्रेंड तो कोई ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए कि आप रोक सकें। हालाँकि 1-2 पार्टियों की तरफ से खुद के लेवल पर ये डिसीजन लिया गया है कि वो 80 वर्ष से ज़्यादा के लोगों को जो है या फिर उससे बचे जो भी 75 ईयर्स के ऊपर यानी जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है नेताओं की, उन्होंने एक एज लिमिट का एक कुछ हद तक अपने लेवल पे डिसाइड कर रखा है, वो ऑफिशियली नहीं है। तो उसमें उन लोगों ने कह रखा है कि हम इनको जो वो इलेक्शन नहीं लड़वाएँगे, इसकी बजाय हम लोग जो यूथ हमारे जो यंग हमारे लीडर्स हैं उनको हम लोग टिकट देंगे। तो ये अच्छी पहल है जिसका सभी पार्टियों को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें इंडिया में किसी भी तरह की कोई मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम तो लिमिट है एक किस्म से। ये तो है कि आप 21 वर्ष की यदि आपकी एज है तभी आप पंचायती राज का इलेक्शन लड़ सकते हैं। 25 वर्ष की यदि आपकी आयु है तो तभी आप एमपी या एमएलए का इलेक्शन लड़ सकते हैं। 35 वर्ष की आयु है तो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो एज लिमिट है उसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये एक मेजर जो फॉल्ट है इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम का है। नेक्स्ट इसमें है चुनावों में हिंसा का प्रयोग। देखिए जब भी इलेक्शन होते हैं तो हालांकि वर्तमान में आइडियोलॉजिकल जो स्ट्रगल है वो इतना नहीं है, वैचारिक जो संघर्ष है वो पार्टियों में इतना नहीं है, सैद्धांतिक मतभेद इतने नहीं है, लेकिन फिर भी हिंसा का प्रयोग जरूर होता है चुनावों के जो टाइम पे जो सोशल टेंशन्स हैं वो बढ़ जाती हैं, जो रैलियों में एक किस्म से जो अव्यवस्था होती है वो बढ़ जाती है, कहीं पे तोड़-फोड़ होती है, इलेक्शन वाले डे के दिन भी कहीं हत्या हो रही है, कहीं पे मारपीट हो रही है, दंगे हो रहे हैं, उससे पहले उससे बाद में भी इस तरह की सिचुएशन रहती हैं। तो ये एक जो एक राजनीतिक गतिरोध है, जो एक राजनीतिक टकराव है, ये ज़रूर कहीं न कहीं वोटेंस को जो एक किस्म से उसको प्रभावित करता है, उसको उसका उदय करता है एक किस्म से ये। तो राजनीतिक हिंसा होती है। राजनीतिक हिंसा जैसे बड़े राज्यों में भी होती है। देखिए बंगाल में भी राजनीतिक हिंसा यदि रिसेंटली यदि मैं बताऊँ आपको, केरला में, बंगाल में जो पॉलिटिकल वायलेंस है वो काफ़ी है और उसकी एक हिस्ट्री वहाँ पर काफ़ी पुरानी रही है। एक दूसरी पार्टियों के जो कार्यकर्ता है की हत्याएँ होती हैं, उनके जैसे उनके साथ मारपीट वगैरह होती है। तो वहाँ पर जो एक राजनीतिक दबाव है वो ज़्यादा है, राजनीतिक जो टेंशन्स है वो ज़्यादा है। तो पॉलिटिकल वायलेंस का प्रयोग होता है चुनावों में। तो ये भी एक तो इस प्रकार हम लोग डिस्कशन कर रहे थे भारतीय चुनाव प्रणाली के अहम दोष क्या है। ओके, थैंक यू।